हेलो स्टूडेंट, आज मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ये बेसिकली जो लॉ है ये एक करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उसका सर्कुलेशंस हमें की इंफॉर्मेशन देता है। और इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी द मैग्नेटिक field around a closed path equal to the mu naught. Basically mu naught is the permeability of free space times the current enclosed by the path. तो सिंपल हम इसको सिंपल एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सपोज एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो इस करंट कैरिंग वायर को यदि हम किसी लूप से क्लोज कर देंगे, जैसे हम इस वायर है इसको हम जनरली लूप के से क्लोज कर दें, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप के अक्रॉस जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन है, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू आई इनक्लोज। दैट मीन्स इस क्लोज लूप में कितनी करंट को इंक्लूज किया है। अब ये एक सिंगल वायर भी हो सकता है, नंबर ऑफ वायर हो सकते हैं, लेकिन हमें टोटल करंट आई से मतलब है। तो इस केस में दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ए एम्पियर सर्किटल लॉ। और मैथमेटिकली इसको हम डिनोट करते हैं क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। इसकी एक अनदर डेफिनेशन है जो बेसिकली इसके कंसेप्ट को डिफाइन करती है। तो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इनक्लोज बाय दैट क्लोज लूप। तो इसको हम जैसे हम टॉपिक में पढ़ेंगे तो बेसिकली इस डेफिनेशन को तब हम इसको फाइनली डिस्क्राइब करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की हम बात करेंगे कि यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स की कंपैरेटिव स्टडी करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बेसिकली कूलॉम्स लॉ है, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन एंड और एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है, तो वही रोल मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायो सेवर्ट लॉ प्ले करता है कि एक करंट कैरिंग वायर है, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की जो कैलकुलेशन है वो हम बायो सेवर्ट लॉ के थ्रू कैलकुलेट हम करते हैं। तो वहाँ जो सोर्स है वो पॉइंट चार्ज है, बायो सेवर्ट में बेसिकली जो सोर्स है वो एक करंट कैरिंग वायर में हमने स्मॉल करंट एलिमेंट है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ से गॉस लॉ में स्विच करें विद सम लिमिटेशंस के साथ, तो बेसिकली कूलॉम्स लॉ जो है किसी चार्ज पार्टिकल या कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल के साथ कितना कितना फ्लक्स लिंक्ड है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। दैट मीन्स द टोटल फ्लक्स linked with the charge particle or the collection of charges is equal to 1 upon epsilon naught times into the total charge। और टोटल चार्ज दैट मीन्स उस केस में हम उस टोटल जो चार्ज है या कलेक्शन ऑफ चार्जेज है उसको एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस से इंक्लोज करते हैं और उस सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है उसकी जो कैलकुलेशन है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस। तो हम गॉस लॉ के थ्रू हम मैथमेटिकली कन्वीनियंस हमें रहती है यदि हमारे पास कुछ लिमिटेशन के साथ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन कुछ लिमिटेशन को यदि फॉलो करते हैं, इनमें हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली एम्पियर सर्कुलर लॉ भी जो है वो कलेक्शन ऑफ ए करंट वायर है उनके कारण या पर्टिकुलर करंट वायर के कारण या कलेक्शन ऑफ करंट वायर है उनके कारण किसी पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशंस को डिफाइन करता है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है उस करंट लूप के अलोंग सर्कुलेट हो रही है। ये हमें ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमें फ्लक्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कैसे लिंक्ड है, वहाँ पर यह कि मैग्नेटिक फील्ड उस स्पेस में उसके चारों ओर उस करंट वायर कलेक्शन ऑफ वायर के चारों ओर कैसे सर्कुलेट हो रहा है। एंड दिस इज डिनोट द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट
इंटू आई इनक्लोज। इस केस में भी जो आई इनक्लोज होगा वो टोटल जो हमने सर्कुलर लूप ड्रॉ किया है, जिसको जनरली हम एम्पियन लूप कहते हैं, तो उस लूप के अंदर जितनी टोटल करंट्स हैं उनका सम है ये बेसिकली। तो इन दोनों की हम यदि कंपैरिजन करें तो ये बेसिकली एक क्लोज सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन है, ये बेसिकली क्लोज लूप के अलोंग इंटीग्रेशन। और वेक्टर एनालिसिस में यदि हम जाएं तो बेसिकली दिस इज डिफाइंड ए डाइवर्जेंस ऑफ ई एंड दिस इज द कर्ल ऑफ ई, दैट मीन्स कर्ल दैट मीन्स दिस इज रोटेशन प्रॉपर्टी एंड डाइवर्जेंस दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज प्रॉपर्टी। और इन दोनों की हम कंपैरिजन करें तो जो गॉस लॉ है ये ओनली वैलिड है क्लोज सरफेस के लिए। यदि हम कोई ओपन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें तो दिस इज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द टोटल चार्ज, कितना चार्ज वहाँ पर प्रेजेंट है जिसके कारण ये फ्लक्स है। हमें उसके लिए क्लोज सरफेस ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सिमिलरली एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी ये एक क्लोज लूप के लिए ही वैलिड है। यदि हम सपोज कोई ओपन लूप ड्रॉ करते हैं ए से बी तक, दिस इज नॉट वैलिड फॉर दिस ओपन लूप। इस केस में हम एम्पियर लूप को यूज नहीं करेंगे, वैलिड नहीं है। तो सेकंड है कि गॉस लॉ बेसिकली जो है ये किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए, किसी भी शेप एंड साइज के गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड है, बट यूजफुल कुछ कंडीशंस के लिए है जिसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू कूलम्ब्स लॉ के रिस्पेक्ट में। तो जैसे फर्स्ट जो कंडीशन है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि चार्ज या जो कलेक्शन ऑफ चार्ज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ही सिमेट्री हो, और सिमेट्री हमने डिस्कस की थी स्फेरिकल सिमेट्री, सिमेट्री और प्लेन सिमेट्री। यदि सिमेट्रिकल हो तो सिमेट्री के कारण जो है जो ई वेक्टर है और जो सरफेस का जो स्मॉल सरफेस पोर्शन हमने लिया था उसका जो सरफेस वेक्टर है बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। और पैरेलल होने के कारण इस फॉर्मूले में हम डायरेक्टली ई डॉट डी एस को हम ई डी एस लिख सकते हैं, जो कॉस ऑफ थीटा है उससे उसको कैलकुलेशन से आपका एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि अगर थीटा 0 है तो हमारी कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है। वैसे हम एम्पियर लॉ में जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसमें हम सिमेट्रिकल एम्पियर लूप एज्यूम करेंगे। जो हम लूप ड्रॉ करेंगे वो हमारा बेसिकली सिमेट्रिकल एम्पियर लूप होगा। इसको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, बट एक इंट्रोडक्शन के बेस पर। दैट मीन्स यदि सिमेट्रिकल एम्पियर लूप ड्रॉ करते हैं तो उस केस में एम्पियर लूप के प्रत्येक पॉइंट्स पर जो लूप पॉइंट्स हैं उस प्रत्येक पॉइंट पर बी पैरेलल टू डी एल, दैट मीन्स बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डी एल इज द जो लूप में हमने स्मॉल सेगमेंट लिया है लेंथ का उसका डायरेक्शन है, दोनों इसके पैरेलल हो जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पर हम ई डॉट डी एल को बी डॉट डी एल को सिंपली बी डी एल लिख सकते हैं। कॉस थीटा जो कोसाइन थीटा है उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर थीटा की वैल्यू बेसिकली 1 हो जाती है। जो यदि हम गॉस लॉ में देखें तो होमोजीनियस जो सेकंड लिमिटेशन है होमोजीनियस चार्ज डेंसिटी, यदि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिस सिमेट्री में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उसकी जो डेंसिटी है वो भी उस डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग या ओवर आपके कंटिन्यूस रहे या होमोजीनियस रहे, उस केस में हम कह सकते हैं कि ई जो कांस्टेंट है ऑल ओवर गॉसियन सरफेस। तो बेसिकली हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, इस गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बेसिकली कांस्टेंट रहती है। यदि वो कांस्टेंट रहे तो हम वो इंटीग्रेशन साइन से फ्री कर सकते हैं। तो डेट मीन्स हम इस वाले केस में हम इस ई को भी आउटसाइड द इंटीग्रेशन दे सकते हैं। कुछ मेथड इसमें हम मैथमेटिकली और सिंप्लिसिटी हो जाती है, तो हम डायरेक्टली इसको ई सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करते हैं। और डीएस का जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो बेसिकली द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। सिमिलर केस में यदि यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिससे हम अभी डिस्कस करेंगे, सपोज ये हमारा यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो करंट कैरिंग वायर है जो कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें यदि करंट जो है वो यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, या हम कह सकते हैं स्टेडी करंट हो, स्टेडी करंट, यदि स्टेडी करंट फ्लो हो रही है उस केस में हम कह सकते हैं जो एम्पीरियल लूप है उसके किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बेसिकली कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जो पर्टिकुलर बीफ की वैल्यूज है वो बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में काम कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज द नॉट
कोई भी टाइम वेरिंग फील्ड की हम कैलकुलेशन कोई भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो यदि पर्टिकुलर डीएल यदि बी यदि कांस्टेंट है टाइम रिस्पेक्ट में, तो हम बेसिकली इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं और हमें फिर मैथमेटिकली कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये दो कंपैरिजन थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटो स्टैटिक्स में। और एक सिंपल एक छोटे से उदाहरण से हम और समझ सकते हैं इसको। बेसिकली सपोज जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस पॉइंट पर सपोज E1 है, Q1 के कारण आर डिस्टेंस है, सेकंड के कारण E2 है, इसको मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ, इसी तरह E3 है। तो टोटल जो फील्ड होगा वो बेसिकली E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन देन En, यदि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल n है। तो बेसिकली हमें इतने नंबर ऑफ वेक्टर ऐड करने पड़ेंगे जो हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा एन नंबर ऑफ वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर्स का एडिशन उनके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी हो, तो बेसिकली इन चार्ज को एक क्लोज सरफेस में इनक्लोज कर लेते हैं और इस क्लोज सरफेस को गॉसन सरफेस कहते हैं। और इस गॉसन सरफेस के अलावा यदि हम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds करें तो दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू 1/ε0 ऑन टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस। तो हमें नंबर ऑफ चार्ज कितना है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट करो, E1 E2 के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो हमें डायरेक्ट Q की वैल्यू चाहिए, टोटल चार्ज कितना है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कूलॉम्स लॉ के केस में। सिमिलरली यदि बायो-सेवर्ट लॉ में देखें तो बायो-सेवर्ट लॉ में किसी पॉइंट r पर यदि मैग्नेट r डिस्टेंस है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो यदि मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करें दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl sin थीटा अपॉन r², ये कैलकुलेशन से हम करते हैं। तो सपोज यहाँ पर V1 है, एक फर्स्ट करंट ये I1 है, सपोज हमारे पास दूसरा करंट एलिमेंट है दिस इज I2, तो इस पॉइंट पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड दिस इज V2, दैट मींस रिजल्टेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये दोनों वेक्टर सम है। यदि हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ वायर्स हो जाए, n नंबर ऑफ वायर्स हैं जिनमें डिफरेंट करंट फ्लो और डिफरेंट डायरेक्शंस में करंट फ्लो हो रही है, तो इनके कारण यदि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पर भी n नंबर ऑफ वेक्टर ऐड करने पड़ेंगे यदि हम बायो-सेवर्ट लॉ से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम एम्पीरियन सर्कुलर लॉ अप्लाई करें विद दिस कंडीशंस के साथ, तो हम इन सारे लूप करंट्स को एक सिंगल लूप से हम क्लोज कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं। और इस लूप के अक्रॉस यदि हम B का सिंपल इंटीग्रेशन करें, क्लोज लूप इंटीग्रेशन करें, तो दिस क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डायरेक्टली म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इनक्लोज बाय दिस क्लोज लूप। दैट मींस हमें इंडिविजुअल करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस टोटल करंट चाहिए कि टोटल यदि 100 एम्पियर है तो वह 100 एम्पियर कितने नंबर ऑफ वायर के थ्रू फ्लो के कारण हो रही है। यदि सपोज 10 वायर है, 10 के कारण फ्लो हो रही है, यदि 1000 वायर के कारण फ्लो हो रही है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें टोटल करंट चाहिए, दिस इज 100 एम्पियर, दिस 100 एम्पियर। तो हम मैथमेटिकली बेसिकली एम्पिरिकल लूप से यदि हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ से और इस कंडीशन यदि फॉलो हो रही है तो हम आसानी से बायो-सेवर्ट लॉ की जो लेंथी कैलकुलेशन है उसके बजाय हम एक इजी कैलकुलेशन के कारण हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये बेसिकली एक ओवरव्यू था एक एम्पियर सर्कुलर लॉ का। अब हम डिस्कस करें कि जो बेसिक स्टेटमेंट है कि सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप, ये बेसिक स्टेटमेंट्स क्या है कि सपोज, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इन कंडीशंस को जो एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए नेसेसरी है, जिसके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ हमारे लिए यूजफुल है। यहाँ पर मैं फिर रिमाइंड करा दूं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड गॉस लॉ ये वैलिड है किसी भी गॉस लॉ किसी भी आर्बिट्री क्लोज सरफेस के लिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ किसी भी आर्बिट्री क्लोज लूप के लिए, बट ओनली यूजफुल है इन सम कंडीशंस के साथ। अदरवाइज यदि आप इन कंडीशंस नहीं है और एम्पियर सर्कुलर लॉ या गॉस लॉ आप यूज करते हैं तो फिर आपको वही लेंथी कैलकुलेशंस मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी जो लगभग हमारे इम्पॉसिबल है। फिर हमें डायरेक्टली फिर हमें बैक चलना पड़ेगा कूलॉम्स लॉ में इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंड बायो-सेवर्ट इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तो केवल ये यूजफुल की कंडीशंस हैं
बट जो वैलिड है वो केवल क्लोज लूप के लिए और ये क्लोज सरफेस के लिए जो वैलिड है। ओपन लूप या ओपन सरफेस के लिए हम गॉस या एम्पियर लॉ यूज नहीं करेंगे। बाकी जो कंडीशन है वो केवल इसकी यूजफुलनेस को बनाती है, सिग्निफिकेंट को बनाती है कैलकुलेशन बेस पर। तो यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो दिस एम्पियर लूप का जो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप है, तो बेसिकली इस वाले केस में ये कोई आर्बिट्री सरफेस है, तो इस आर्बिट्री सरफेस आर्बिट्री लूप है, तो इस आर्बिट्री लूप की हम स्मॉल इनफाइनाइट पोर्शन हम लेते हैं, जिनको हम सिंपली लूप एलिमेंट कह सकते हैं। जैसे सपोज इस केस में दिस इज द लूप एलिमेंट, इक्वल है साइज के और इनफाइनाइट नंबर है और बहुत ही स्मॉल है। तो बेसिकली यदि हम इसकी डायरेक्शन इस वे में लेते हैं तो यहाँ पर जो डीएल की जो डायरेक्शन होगी बेसिकली इस पॉइंट के टेंडेंसी होगी। एंड सपोज जो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज डीएल है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेसिकली इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस आर एंड जो करंट एलिमेंट है इनके क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो सपोज बी की जो डायरेक्शन है, सपोज इस डायरेक्शन में है, दिस इज बी, इस पोर्शन में, तो इनके बीच एक पर्टिकुलर एंगल होगा जो लूप एलिमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज डीएल। तो बेसिकली इसका जो डॉट प्रोडक्ट है बी डीएल, जो डॉट प्रोडक्ट है बी इंटू डीएल, यदि इसको हम इस क्लोज लूप के अक्रॉस जो है, इस क्लोज लूप के अलोंग हम इंटीग्रेट करें, क्लोज लूप इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इन क्लोज। ये बेसिक इस फॉर्मूले का जो फिजिकल इंटरप्रेट करें, बट इसमें यदि आप देखें तो देन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कॉस ऑफ थीटा, बी डीएल कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। एंड इसको हम आगे लिख सकते हैं बी cos of theta into dl and this is equal to mu naught I enclosed. This is mu naught I enclosed. तो यहां पर यदि हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करें, दिस इज बी cos थीटा, बेसिकली ये कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग द लूप, इस लूप के अलोंग। दैट मींस इस केस में सपोज डीएल की डायरेक्शन आपकी ये है और ये डीएल की डायरेक्शन है, इनके बीच एक पर्टिकुलर एंगल थीटा है, तो इस समय जो बी cos थीटा है वो बेसिकली डीएल की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट है। इस पोर्शन में हम देखें, यदि हम इस पोर्शन में देखें तो बेसिकली बी की सपोज डायरेक्शन बी ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और डीएल हमारा ये है, इसमें टेंजेंशियली डीएल है, तो जो बी cos थीटा है वो बेसिकली डीएल की डायरेक्शन में बी cos थीटा है। तो बेसिकली बी cos थीटा का ही क्लोज लूप इंटीग्रेशन हो रहा है और वही आपका म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज होगा, जो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बी साइन थीटा, किसी भी केस में वो इंक्लूड नहीं है। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट का ही हम सर्कुलेशन कर रहे हैं बेसिकली, और वो पार्ट क्या है जो फील्ड के अलोंग है, सॉरी लूप के जो अलोंग है, जो लूप की लेंथ के अलोंग जो पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसी का हम क्लोज लूप इंटीग्रेशन करें और वही क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर का नहीं होगा। दैट मींस जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसके कुछ ही पार्ट का हम क्या कर रहे हैं, क्लोज लूप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सपोज हम समझे कोई वेक्टर है, इसकी वैल्यू 10 है, उसके बीच का एंगल यदि 60 है, सपोज दिस इज ए वेक्टर है, तो हम कह सकते हैं दिस इज द ए cos ऑफ थीटा, ये बेसिक प्रोजेक्शन ए cos ऑफ थीटा, और ए cos ऑफ थीटा को कैलकुलेट 10 into cos ऑफ 60, cos ऑफ 60 is equal to 1/2, दैट मींस दिस इज 5। तो केवल हम जो 10 है इसका केवल 5 पार्ट ही हम कंसीडर कर रहे हैं, टोटल पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, केवल जो 5 पार्ट है वही कंसीडर हो रहा है। दैट मींस इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका केवल जो लूप के लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट है उसी के लिए ही एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ये बेसिकली उसके लिए ही डिफाइंड है, ये टोटल के लिए डिफाइंड नहीं है। और यदि इसको हमें टोटल के लिए डिफाइन करना पड़ेगा तो कुछ हमें सिमेट्री यूज करनी पड़ेगी, और ये कब पॉसिबल है, यदि हम चाहते हैं कि ये 10 का केवल 5% पार्ट ही यहाँ यूज हो रहा है, हम चाहते हैं टोटल 10% पार्ट यूज हो, तो उस केस में हमें ए वेक्टर भी बी वेक्टर के अलाउंग ही लेना पड़ेगा। इस केस में हम कह सकते हैं कि ए का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो बी के अलाउंग हम यूज कर रहे हैं। तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा,
दैट मीन्स इस केस में भी हमें बी पैरेलल टू डीएल यदि हो जाए तो तब हम कह सकते हैं कि टोटल फील्ड का जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज लूप इंटीग्रेशन या क्लोज लाइन इंटीग्रेशन हम इस लूप के अलाउ चेक कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारी सिमेट्री होगी। और वो सिमेट्री कैसी होगी? हम यदि सिमेट्रिकल एम्पिरिकल लूप हम यदि ड्रॉ करें तो सिंपल सिमेट्रिकल एम्पिरिकल लूप को समझाने के लिए एक छोटा सा मॉडल है। ये मॉडल बेसिकली रफली मॉडल है। तो सपोज ये करंट की डायरेक्शन है और ये आपका ये लूप है। ये लूप इस केस में करंट की जो वायर है ये इसके अलाउंग है और लूप बेसिकली आपका इसके परपेंडिकुलर है। तो सपोज ये लूप है, तो यदि आपका लूप इस सेंस में है, दिस इज द सिमेट्रिकल लूप है, इस केस में सिमेट्रिकल लूप है और अभी एसिमेट्रिकल लूप भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस केस में सपोज ये जो वॉलेट कलर की है ये बेसिकली यदि आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये जो आपका ब्लू कलर का है यदि ये स्मॉल जो लूप एलिमेंट है उसको डायरेक्शन, तो प्रत्येक पॉइंट पर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। आप किसी भी पॉइंट पर चले जाइए, इसके किसी भी पॉइंट पर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे किसी भी पॉइंट पर। तो दैट मीन्स ये लूप बेसिकली एक सिमेट्रिकल लूप है, शेप में नहीं, साइज सेम साइज, केवल ये सिमेट्रिकल लूप है। और यदि इसी के बेस पर यदि मैं कोई दूसरा लूप लगा दूं, अभी मेरे पास एक सर्कुलर ही था, तो इस केस में आप देखें यदि इस यहाँ पर टच पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम देखें तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और जो वेक्टर है लेंथ वेक्टर दोनों की डायरेक्शन में, बट हम जैसे जैसे इस पॉइंट में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली इस प्लेन के अलॉन्ग है और जो आपका लेंथ वेक्टर है ये बेसिकली यहाँ पर इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स इनके बीच एक पर्टिकुलर एंगल थीटा हो गया और वो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आप जाओगे तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा तो इनके बीच का एंगल फिर चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो बी है और डीएल है, इस लूप के जब ऐसा लूप कोई चूज करते हैं तो इस लूप के केस में वो बेसिकली वेरी होता जाएगा और वेरी होता जाएगा तो हमें इस कॉस थीटा की भी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। प्रत्येक लूप एलिमेंट के लिए कॉस थीटा की भी कैलकुलेशन करेंगे। ये फिर हमारे लिए फिर मैथमेटिकली लेंथी हो चुका है। तो हम कौन सा सरफेस चूज करेंगे? एक सिमेट्रिकल सरफेस। दैट मीन्स वह सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ वेक्टर है लूप का वो एक दूसरे के पैरेलल हो और उसी लूप को हम सिमेट्रिकल। तो हमें एक प्रकार से आपको बहुत केयरफुली एम्पिरिकल लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। यदि आप केयरफुली लूप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, एक सिमेट्रिकल एम्पिरिकल लूप ड्रॉ हो रहा है, तो फिर ये हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया आपका सिंपल। और जनरली हम बेसिकली हम जो लेते हैं हम एक सर्कुलर ही लूप लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर लूप लेने के आपके दो फायदे हैं। तो एक फायदा तो क्या है कि एक तो ये लूप हो जाएगा, एक तो यह है कि प्रत्येक पॉइंट पर ईडीएल जो है वो आपका पैरेलल होगा। दूसरा यह है कि सर्कुलर लूप के सेंटर से सर्कुलर के जो प्रत्येक सर्क्यूफरेंस पॉइंट है इनकी डिस्टेंस सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट होगा। ये मैथमेटिकली कन्वीनियंस के लिए हम बेसिकली लेते हैं, लेकिन हम किसी भी आर्बिट्री शेप का लूप ले सकते हैं, बट वो आपका एक सिमेट्रिकल लूप होना चाहिए। इस लेंथ जो है इस करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होनी चाहिए। तो ये था आपका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो दैट मींस द सिमेट्रिकल एम्पिरिकल लूप लेंगे तो उस केस में हम लिख सकते हैं बी पैरेलल टू डीएल। तो इस केस में अब हम यहाँ से यहाँ तक स्विच कर जाएंगे जहाँ केवल बी डीएल इंटू आर क्रॉस थीटा। और इसके केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा केवल जो लेंथ एलिमेंट के पैरेलल जो कंपोनेंट था जो अभी तक केवल कंट्रीब्यूट कर रहा था, इस सिमेट्री के कारण टोटल का टोटल जो पार्ट है टोटल का टोटल पार्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका हम लाइन इंटीग्रेशन करेंगे। तो सिमेट्री के केस में दो फायदे होंगे। एक तो फायदा आपका कॉस थीटा मैथमेटिकली बच गए, दूसरा क्या हो गया कि आपका जो टोटल पार्ट है जो ए का केवल 10 का केवल 5% हमें मिल रहा था इस पोर्शन में, अब यदि दोनों को एक ही डायरेक्शन में ले तो इस डायरेक्शन में टोटल 10 पार्ट का हम कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, 10 पार्ट का हम सर्कुलेशन देख रहे हैं। दैट मीन्स हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन देख रहे हैं इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली जो बी कॉस थीटा है यदि हम इसका लूप इंटीग्रेशन करें, दैट मीन्स हम बी कॉस थीटा का सर्कुलेशन देख रहे हैं इस पूरे लूप के अक्रॉस, क्लोज लूप के अक्रॉस। और वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप। और ये कब पॉसिबल है? सर्कुलेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लिखा है कंपोनेंट
मैग्नेटिक फील्ड दे लिखा है, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट मींस हम एम्पिरिकल लूप, हम इसके हमारा सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल एम्पिरिकल लूप है, तो वहां पर टोटल का टोटल जो फील्ड है वो बेसिकली लेंथ एलिमेंट की ही डायरेक्शन में है। तो ये सर्कुलेशन देख रहे हैं हम टोटल फील्ड का इस डीएल के अक्रॉस, ये चीज क्लियर हो। और यदि एम्पिरिकल लूप हमने चूज नहीं किया है तो केवल हम क्या देखेंगे, एम्पिरिकल जो लूप का जो लेंथ एलिमेंट है उसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है उसके लिए ही केवल ये वैलिड होगा, टोटल के लिए वैलिड नहीं होगा। ये ओनली वैलिड फॉर एम्पिरिकल लूप के लिए और यूजफुल भी केवल एम्पिरिकल लूप के लिए है। तो दिस इज सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक टोटल चार्ज एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल करंट इनक्लूज बाय दैट क्लोज्ड लूप। ये चीज क्लियर होगी। एंड सेकंड है कि सपोज हम मैथमेटिकली, अब ये बी है बेसिकली, इस बी इंटीग्रेशन साइन के साथ है। यदि हम इस बी को इस इंटीग्रेशन साइन से बाहर को लाना है तो इसके लिए कंडीशंस है कि आपका जो है सिंपली यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे इस केस में होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी है तो उसके कारण हम गॉसियन सरफेस के पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या भी कांस्टेंट है। और आपने स्केल लिया है तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड सब जगहों पर एक यूनिफॉर्मली है, और पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आपकी होमोजेनियस है। दैट मींस चार्ज के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो बेसिकली जीरो है। ये चीज क्लियर। सिमिलरली केस में यदि हम यूनिफॉर्मली सिमेट्री लेते हैं, यूनिफॉर्मली एंड सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तो फिर मैं इस फिगर में चलता हूं, इस मॉडल में। तो इस केस में सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट की एक पर्टिकुलर लेंथ है, इस पॉइंट पर एक पर्टिकुलर लेंथ है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये बेसिकली डिफरेंट होगी। लेकिन इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होनी चाहिए, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम केवल B इंटू DL ही कैलकुलेट करें, यहाँ पर हम B इंटू DL कर रहे हैं, यहाँ पर B इंटू DL, और इन सबको हम सम कर रहे हैं, और ये बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम जनरली इंटीग्रेशन करें। लेकिन पर्टिकुलर स्मॉल DL के लिए टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और ये कांस्टेंट तभी रहेगा जब इस करंट कैरिंग वायर में आपकी यूनिफॉर्म या सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा या स्टेडी करंट होगा। इसको समझने के लिए, स्टेडी करंट को समझने के लिए, सपोज आपके पास ये वायर है तो हम बेसिकली करंट को डिफाइन, इसमें आई करंट फ्लो है, करंट को डिफाइन करते हैं dt/dt, दैट मींस पर सेकंड नंबर ऑफ चार्ज एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस। सपोज करंट यदि हम 5 एम्पियर मानते हैं तो हम कह सकते हैं 5 कूलम पर सेकंड जो है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहे हैं। दैट मींस फर्स्ट 0 से फर्स्ट सेकंड में 5 कूलम पास हुए तो 1 से 2 सेकंड में भी 5 कूलम चार्ज से पास होने चाहिए, 2 से 3 सेकंड में भी 5 कूलम चार्ज होने चाहिए पास। तो हम यदि सिंपल ग्राफ करें, जिस टाइम का है ये कूलम चार्ज जो पास हो रहा है ये बेसिकली कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए। 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड ड्यूरेशन, 3 सेकंड, दिस इज 1 सेकंड ड्यूरेशन, तो इन सब पर आपका जो है फिक्स 5 कूलम हो। तो बेसिकली दिस इज यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी बनी होनी चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। एंड सिमेट्रिकल, दैट मींस यदि हम इस वायर के किसी भी पोर्शन में कहीं पर भी हम एक क्रॉस सेक्शन कट करें तो यदि इस क्रॉस सेक्शन में 5 कूलम पर सेकंड पास हो रहे हैं तो उसी साइमल्टेनियसली इस क्रॉस सेक्शन में भी 5 कूलम पर सेकंड पास होने चाहिए, साइमल्टेनियसली इस के अंदर 5 कूलम पर सेकंड पास होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है, यहाँ 5 कूलम 10 कूलम, दैट मींस यहाँ पर करंट वेरी हो रही है, और करंट वेरी हो रही है तो पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दिस इज डिपेंड अपॉन करंट। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरी होगा यदि करंट वेरी है, यदि करंट यूनिफॉर्म नहीं है, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या आपका स्टेडी करंट नहीं है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ वेरी होगा। तो ये केस मैग्नेटोस्टैटिक्स का नहीं है। मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, हाँ स्पेस में वो वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर जो भी है इससे डिफरेंट है बट कांस्टेंट है, यहाँ पर जो भी है इससे डिफरेंट है बट टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर स्टेडी करंट फ्लो होगी या यूनिफॉर्म या सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये कंसेप्ट था। तो हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में बेसिकली स्टेडी करंट के लिए
हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में बेसिकली जो करंट वायर है वो स्टेडी करंट वायर ही यूज करते हैं, तो इस केस में हम पी भी कैलकुलेशन से बाहर ले सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनटू द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप, या कह सकते हैं द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी around a closed path is equal to mu naught times the current enclosed by the path. This is the, and ये फॉर्मूला बेसिकली ये सिमेट्री है, एंड द क्लोज लूप ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे। सिमेट्रिकल एम्पियर लूप ये हमें क्यों चूज करना है कि टोटल जो पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड का उसका सोल्यूशन देखना है। यदि आपका सिमेट्रिकल नहीं है तो हम केवल उस पार्ट का केवल हम लेंथ एलिमेंट के जो अलोंग जो कंपोनेंट है उसी का हम सर्कुलेशन देख पाएंगे, जिसके लिए वो आपका वैलिड है एम्पिरिकल सर्कुलर लॉ। यदि आपका सिमेट्रिकल नहीं है तो टोटल के लिए हम तब भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और यूनिफॉर्मली होना चाहिए। दैट मीन्स इस केस में हम बी को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं, जैसे हमने गॉस लॉ में मैथमेटिकली कन्वीनियंस के लिए हमने कुछ एजम्पशन लिए थे। तो ये बेसिकली था आज का टॉपिक एम्पिरिकल सर्कुलर लॉ, और इसमें जो बेसिक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो एम्पिरिकल लूप जो ड्रॉ करना है वो बेसिकली सिमेट्रिकल होना चाहिए और क्लोज लूप होना चाहिए, तभी एम्पिरिकल लॉ हमारे लिए यूजफुल है। बट ये किसी भी आर्बिट्री शेप या किसी भी एम्पिरिकल लूप के लिए वैलिड है, उसके लिए हम एम्पिरिकल सर्कुलर लॉ प्रूफ कर सकते हैं, बट वहाँ मैथमेटिकली कैलकुलेशन जो है बहुत लेंथी हो जाएंगे, जिसका सिग्निफिकेंट फिर उतना ज़्यादा नहीं रह पाएगा, फिर हम बायो-सैवर्ट लॉ में फिर हमें बैक जाना पड़ेगा। तो ये था आज का एम्पिरिकल सर्कुलर लॉ। नेक्स्ट टॉपिक में हम एम्पिरिकल सर्कुलर लॉ का प्रूफ करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ से, और किसी आर्बिट्री लूप के लिए भी एम्पिरिकल सर्कुलर लॉ जो वैलिडिटी है वहाँ हम उसमें चेक करेंगे। थैंक यू।